आप सभी को जय हिंद जोहार। साथियों, जेटेट में नागपुरी यदि आप भाषा रखे हैं तो आप इस वीडियो को जरूर देख ले, क्योंकि यहां से आएंगे, आज के क्लास से ही 2 सवाल आ जाएंगे। प्यारे साथियों, यदि आप चाहते हैं कि नागपुरी में आपका 30 में 30 आए तो प्यारे साथियों हमसे जुड़ सकते आप हैं। यहाँ पे हम वही चीज नागपुरी में पढ़ाएंगे जो आपको एग्जाम में डायरेक्ट लड़ जाएगा, और जो पढ़ाएंगे वही आपके एग्जाम में होगा। प्यारे साथियों, आप चाहते हैं कि आप अच्छा नंबर नागपुरी में लाए तो जरूर चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्यारे साथियों, जो हम बताएंगे वही एग्जाम में लड़ जाएगा। तो आज का क्लास है नागपुरी वर्ण। अंतिम तक केवल इस वीडियो को देख लेते हैं और सुन लेते हैं तो एग्जाम में आपको नागपुरी का विद्वान नहीं बनना है, नागपुरी भाषा को समझ जाना है कि लिखल क्या है और उसका आंसर दे देना है। कोई नागपुरी टॉप नहीं है। जिस प्रकार संज्ञा के 5 भेद हिंदी में, उसी प्रकार नागपुरी में भी संज्ञा के 5 भेद होते हैं, तो कोई अंतर नहीं है। आपके मन का भ्रम सब निकल जाएगा। तो अंतिम तक बने रहिएगा। आज के क्लास से केवल 2 सवाल। तो व्याकरण पढ़ रहे हैं हम लोग नागपुरी का वर्ण। तो सबसे पहले समझना है नागपुरी का पहला व्याकरण कौन था। नागपुरी का पहला व्याकरण जो था उसका नाम पूछ देता है कभी कभी। तो नोट्स ऑन दी गंवारी डायलेक्ट ऑफ लोहरदगा छोटानागपुर। तो इतना बड़ा नाम है कि इससे बड़ा नाम वाला कोई व्याकरण नहीं आपका है नागपुरी में। यही सबसे बड़ा व्याकरण है। व्याकरण के तो बहुत सारा रचना पढ़ना आपको है। सदानी व्याकरण है, नागपुरी भाषा साहित्यिक परिचय है, बहुत सारा इसमें है। नागपुरी सदानी व्याकरण है आपको, नागपुरी सदानी लैंग्वेज है, बहुत सारे हैं। लेकिन उसमें से आपको जो है कुछ इंपोर्टेंट है। जैसे पहला व्याकरण है नोट्स ऑन दी गंवारी डायलेक्ट ऑफ लोहरदगा छोटानागपुर। तो इसको याद रखेंगे, पहला व्याकरण है, इंपोर्टेंट है। इसका लिपि था रोमन, क्योंकि आप देख ही रहे नाम से इंग्लिश है, तो लिपि क्या होगा, रोमन। प्रकाशन इसके कब हुआ, 1896 में। अब इसके रचनाकार कौन थे, E.H. व्हिटली पहले व्याकरण के रचनाकार थे। अब समझते हैं नागपुरी वर्ण को समझते हैं, और अभी जो व्याकरण पढ़ेंगे जिसका नाम है नागपुरी सदानी व्याकरण। अभी जो व्याकरण किसको अध्ययन करना है, उसके अनुसार नागपुरी सदानी व्याकरण, जिसके व्याकरण के संकलन करता है डॉक्टर शकुंतला मिश्र और डॉक्टर उमेशनंद तिवारी जी। तो डॉक्टर पूछ भी देता है कि नागपुरी सदानी व्याकरण के कौन उसका संकलन कौन किए हैं, तो डॉक्टर शकुंतला मिश्र और डॉक्टर उमेशनंद तिवारी जी। अब समझते हैं नागपुरी वर्ण को। नागपुरी वर्ण में समझते हैं कि नागपुरी वर्ण किसको कहते हैं, तो आप लोग भी जानते होंगे, थोड़ा समझ लीजिएगा। वर्ण क्या है, वर्ण उ मूलध्वनि है जेकर खंड नहीं करल जा सकेला उके वर्ण कहल जाला। इसको अर्थ समझिए सीधा चीज। वर्ण वो मूल ध्वनि है, वो मूल रूप है जिसका खंड नहीं कर सकते हैं, उसे ही वर्ण कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए क अ का, उसको तोड़िएगा आप, नहीं टूटेगा। अब यहाँ पे शब्द है मन, तो मन को तोड़ सकते हैं, म प्लस नन, है कि नहीं। तो वर्ण को आप 2 भाग में तोड़ नहीं सकते, यही अर्थ है आपका है। जैसे मन है, इसका खंड करल जा सकेला क्योंकि मन वर्ण नहीं है, शब्द है। मन प्लस म प्लस अ न प्लस, ठीक है। तो इसको अंतिम में मन को 2 भाग में, फिर उसको तोड़े पूरा तो 4 भाग में तोड़ सकते हैं। तो लेकिन वर्ण को आप तोड़ नहीं सकते, खंड नहीं कर सकते हैं। अब कुछ विद्वान लोग हैं जो वर्ण की संख्या बताएं, जो उसको आपको जान लेना बहुत जरूरी है। समझिएगा, जो वर्ण है, जैसे वर्ण की संख्या कुछ विद्वान लोग बताए हैं, उस विद्वान लोग के नाम जान जाइए। सदानी व्याकरण जिसके हिसाब से आपको पढ़ना है, सदानी व्याकरण लिखे हैं, आपको पता है कि डॉक्टर शकुंतला मिश्र उमेशनंद तिवारी जी। ये बताएं कि वर्ण की संख्या 38 है, जिसमें व्यंजन बोले हैं 30, तो 8 को आपके क्या हो जाएगा, स्वर। 30 व्यंजन 8 स्वर कौन बोलते हैं, सदानी व्याकरण में वीरेंद्र कुमार महतो। ये बोले हैं कि वर्ण जो है 35 हुए है, जिसमें व्यंजन बोले हैं 8 हुए है और स्वर 7 हुए। अब पीटर शांति नौरंगी जो है, ये बोले हैं वर्ण की संख्या कितना है, 45 बताए हैं। 45 में बोले कि व्यंजन 33 है और स्वर कितने हैं, 12 है। अब आगे देखते हैं। अब यहां पे देखिए, समझते हैं स्वर वर्ण। देखिए वर्ण का 2 भेद होता है। वर्ण के कितने भेद होते हैं, 2 भेद। एक होता है स्वर वर्ण, एक व्यंजन वर्ण। तो स्वर वर्ण आपका देखते हैं पहले स्वर वर्ण के बारे में। स्वर वर्ण कर उच्चारण में दोसर वर्ण मनक सहारा नहीं लेवल जाला, उके स्वर वर्ण कहल जाला। मतलब स्वर वर्ण के उच्चारण में और कोई वर्ण का सहारा लिया नहीं जाता। तो अ के उच्चारण में और किसी का सहारा ले नहीं रहे, तो सब क्या स्वर है। और इसके में याद रखिएगा स्वर वर्ण में
उच्चारण एकदम जल्दी और अलघटे होला, जल्दी होता है बिना कोई परेशानी के, एकदम अलघटे और बहुत जल्दी उच्चारण स्वर का होता है। जैसे अ, ई, उ, आ, ई, उ, दीर्घु, ए, ओ, ये सभी क्या है? स्वर हैं। स्वर वर्ण को भी जानते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, स्वर वर्ण के भी 3 प्रकार होता है। स्वर वर्ण के कितने भेद? 3 भेद होते हैं। कौन कौन होते हैं समझिएगा। स्वर वर्ण का पहला भेद है ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा है संयुक्त स्वर। ह्रस्व स्वर को समझ लेते हैं। ह्रस्व स्वर में क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएंगे आपसे। ह्रस्व स्वर से बहुत बार सवाल आया है, ये VVI है आपका। ह्रस्व स्वर ऐसा स्वर वर्ण जेकर उच्चारण एकदम जल्दी होला, एकदम जल्दी होता है। स्वर वर्ण में 8 गो है, लेकिन ई 3 गो स्वर का जल्दी उच्चारण होता है। अ, ई, उ, ठीक है, ये 3 ह्रस्व स्वर हैं। संयुक्त स्वर जो होते हैं, यहाँ पे देखेंगे, पहले दीर्घ स्वर देख लेते हैं। ह्रस्व स्वर कितने? 3 संख्या कितना है? 3 है। अ, ई, उ, ध्यान से देखिए, कभी पूछ देता है कि ह्रस्व स्वर इसमें कौन है, ये 3 गो है। दीर्घ स्वर में एक उच्चारण में दीर्घ स्वर से दुगना समय लगता है। जैसे कि अ के बाद आ बोलिए, अ से दुगना उच्चारण में समय लगता है ना, इससे दुगना समय लगेगा। ह्रस्व स्वर से इसमें दुगना, दीर्घ है। आ, बड़ी बड़ी ऊ ना, याद रखे 3 गो क्या है दीर्घ स्वर। संयुक्त स्वर क्या है, तो संयुक्त स्वर भी आपका 2 गो है, ए और ओ। संयुक्त स्वर कितने हैं? 2। तो कुल मिलाकर स्वर की कितनी संख्या है, तो स्वर 8 है। ठीक है, नागपुरी साधारण व्याकरण से ही क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको स्वर वर्ण की संख्या मारना है 8। अब देखते हैं व्यंजन वर्ण। अब व्यंजन वर्ण को देख लेते हैं। व्यंजन वर्ण की बात करें, नागपुरी साधारण व्याकरण में व्यंजन की संख्या 30 बताए हैं और स्वर कितने बताए हैं? 8। 8 गो स्वर अभी हम लोग देख लिए। अब देखते हैं व्यंजन वर्ण में, यही आपका है 30 गो। क से लेके घ, च, छ, ज, ट से लेके ढ तक हो गया, त से न तक, प से लेकर म तक, य से लेकर व तक, स, ह, ड़, ढ। ये अभी कुल जो आप व्यंजन होते हैं वो 30 होते हैं। यही 30 गो होते हैं आप जो देख रहे हैं। आगे देखते हैं, व्यंजन वर्ण का भी भेद होता है, समझ गए, पूछ देता डायरेक्ट है। व्यंजन वर्ण का प्रकार 4 गो होता है, या व्यंजन वर्ण का भेद पूछेगा तो 4 गो। कौन कौन है? पहला है स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन, तीसरा ऊष्म व्यंजन और चौथा उत्क्षिप्त या द्विगुणित व्यंजन। तो व्यंजन वर्ण के कितना भेद? 4 भेद होते हैं। तो अब देखते हैं, पहला है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन जो आपका पहला है साथियों, क वर्ग से लेकर क, घ, क वर्ग से लेकर प वर्ग जो भी होता है वो सभी स्पर्श व्यंजन में आते हैं। जैसे देखिए, क वर्ग हो गया पूरा, च वर्ग हो गया, ट वर्ग हो गया, त वर्ग हो गया, प वर्ग हो गया। ये सभी जो है आपका स्पर्श व्यंजन है। स्पर्श व्यंजन की कुल संख्या कितने हैं? 22। जो आप देखिए यहाँ पे 4 हो गया, 4 4 8, 4 3 12, यहाँ पे हो गया 5 17 और 5 22। तो स्पर्श व्यंजन की संख्या 22 है, वो आप देख रहे हैं, यही 22 है। हिंदी में भी वही होता है, कोई ज्यादा अंतर है नहीं, इसलिए कोई टफ नहीं है। अब देखते हैं प्यारे साथियों, जो आपके एग्जाम में बहुत पूछता है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, जो आपको डायरेक्ट देता, अंत्यस्थ व्यंजन। अंत्यस्थ व्यंजन VVI कर लीजिएगा। अंत्यस्थ व्यंजन के वो संख्या होता है 4 गो होता है, अंत्यस्थ व्यंजन है 4 गो, य, र, ल, व। अंत्यस्थ व्यंजन की संख्या कितना है? 4 गो, य, र, ल, व, 4 है अंत्यस्थ व्यंजन। याद रखिएगा, पूछ देगा कौन अंत्यस्थ व्यंजन है, यही 4 गो है और संख्या 4 गो ही है। उस व्यंजन जिसको उच्चारण कीजिएगा इससे उष्मा निकलता है, जिससे आपका इसकी संख्या 2 गो है। पूछा जाएगा आपसे उष्म व्यंजन की संख्या कितना है, तो उष्म व्यंजन की संख्या 2 है। इसमें स और ह, स और ह क्या है? उष्म व्यंजन। अब उत्क्षिप्त या द्विगुणित व्यंजन क्या है, और अ और ढ क्या है? द्विगुणित या उत्क्षिप्त व्यंजन है। तो आप देख लिए, स्पर्श व्यंजन की संख्या 22, अंत्यस्थ व्यंजन की संख्या 4, उष्म व्यंजन की संख्या 2, उत्क्षिप्त व्यंजन की संख्या 2। सबको देख लिए कौन कौन किस में आता है। इस प्रकार डायरेक्ट एग्जाम में सवाल आ जाते हैं, जो एग्जाम में आएंगे डायरेक्ट आपको छपेंगे यहीं से। आगे देखते हैं, इस पर सवाल भी अंतिम में कराएंगे ताकि आपको पता चल पाए कि किस प्रकार के सवाल आते हैं। संयुक्त व्यंजन, नागपुरी में संयोग्य छ, त्र, ज्ञ और स्र का संयुक्त स्वर व्यंजन जो है, ये सभी व्यंजन का प्रयोग नहीं होता है। जो दिया हुआ इसका प्रयोग नहीं होता है, तो इसकी जगह दूसरा प्रयोग होता है। अब दिखाते हैं आपको, यहाँ समझिएगा, कुछ वर्ण है जो आपको जानना है। ये हिंदी कर कुछ वर्ण कर, जेके नागपुरी में दोसर लिखल जाला। जैसे कि कुछ ऐसे हैं आपका वर्ण है जो आपको हिंदी के अलावे जो नागपुरी में लिखिएगा तो उससे बदल जाता है। जैसे आप देखेंगे हिंदी में
ये आपका न का प्रयोग नहीं होता है। ई न के जगह क्या हो जाता है, मूर्धन्य न के जगह पे इसका प्रयोग नहीं होता है नागपुरी में, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे दंत न। जैसे कि गुण, तो गुण में आपको मूर्धन्य न का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पे ई न हो जाएगा। ये सही गलत है, आपका नागपुरी में ये सही है। तालाबी स का प्रयोग नहीं होता है और नागपुरी में इसकी जगह ये होता है प्रयोग, तो ये शाम है तो शाम हो जाएगा। देश है तो यहाँ पे ई देश सही है, ई गलत है, नागपुरी में ई आपका सही है। संयोगिया छ मिल जाए तो इसका प्रयोग क्या करते हैं नागपुरी में, छ या ख। इससे पक्षी है तो पक्षी को यहाँ ई नहीं लिखे, ये आपका करेक्ट है नागपुरी में। यही सब अंतर है नागपुरी में। यह है नागपुर हिंदी में तो यहाँ यह की जगह ज लिखते हैं। इससे योग है तो यहाँ जोग लिखते हैं, ई गलत है, यही सही है। हिंदी में सही है लेकिन नागपुरी में यहाँ पे ई सही है। इससे ल के जगह नागपुरी में लिखते हैं र, ल का प्रयोग नहीं करते हैं, तो ल के जगह र। हल्दी के जगह काली बोलते हैं, देखते हो कि घर में लोग बोलते हैं हल्दी बोलते हैं, हल्दी है लेकिन हल्दी बोलते हैं, ये आपका सही है, ये गलत है नागपुरी में। त्र के जगह त्र लिखते हैं, जैसे तरान को क्या लिखेंगे, तरान, तरान ई नहीं लिखेंगे, ई तराई लिखते हैं, ठीक है। ज्ञा को ज्ञा लिखते हैं, जैसे कि ज्ञान, ई गलत है और ई ज्ञान सही है नागपुरी में, ठीक है। हिंदी में तो सही है लेकिन नागपुरी में ये सही है। ज्ञा को क्या लिख देते हैं, ज्ञा, इसे। चलिए आगे देखते हैं। इसमें यहां पे जो लिखा हुआ है री, ई री का प्रयोग नहीं होता, ई री का प्रयोग नागपुरी में होता है। इससे ऋण के, ऋण को ऐसे लिखते हैं हम लोग नागपुरी में ना। ये स का प्रयोग नहीं होता है, इस स का प्रयोग करते हैं। इससे भाषा, तो भाषा ऐसे लिखेंगे, ये आपका नागपुरी में करेक्ट है। अब नागपुरी में नहीं प्रयोग होता है क्री और ली, जैसे कृपा है तो कृपा को कैसे लिखेंगे, कृपा ऐसे लिखेंगे, ये आपका करेक्ट है, ये गलत है, हिंदी में सही है। मृत्यु को मृत्यु ऐसे लिखते हैं। आइए देखते हैं आगे साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। औ है तो औ का रूप औ लिखते हैं, इससे दारोगा, दारोगा को दौरोगा लिखते हैं, ठीक है। औ का रूप यहाँ कैसे बदलते हैं, औ में, दारोगा है तो दौरोगा कर देते हैं। हिंदी का 4 स्वर ए, औ, रे, अंक, अंक, ये सब का प्रयोग नहीं होता है नागपुरी में, याद रखिए। ये जो दिया हुआ है इसका प्रयोग नहीं करते हैं। अनुनासिक के बारे में देखते हैं, समझते हैं अनुनासिक क्या है। अनुनासिक बहुत इंपोर्टेंट है साथियों। अनुनासिक, अनुनासिक ऐसन वर्ण जेकर उच्चारण नाक और मुंह दुइयों से होएला। देखिए अनुनासिक क्या होता है, जिसका उच्चारण जो किससे होगा, नाक से भी होगा और मुंह दोनों से होगा, उसको अनुनासिक बोलते हैं। सीधा सीधी नाक और मुंह से उच्चारण होने वाला जो भी वर्ण है अनुनासिक है। जैसे ऐसन वर्ण में उ वर्ण ऊपरे चंद्रबिंदु का प्रयोग होएला, पकड़िए, नाव, ठाव, यानी इसके उच्चारण में नाक और मुंह दोनों हो रहा है, नाव, नाव, ठाव, ठीक है। तो मुंह और नाक दोनों से उच्चारण होगा अनुनासिक। उदाहरण भी देख ले, नाव, ठाव। अनुस्वार क्या है, ऐसन उच्चारण जे स्वर के बाद आवे वाला व्यंजन ध्वनि नाक से निकलेला। जैसे देखिए ऐसन उच्चारण जे स्वर के बाद जो आता है आवे वाला व्यंजन के ध्वनि कहां से निकलता है, नाक से निकलता है। इससे मेंजूर, मांदी, कंदरा, मेंजूर, मांदी, कंदरा है, ठीक है, याद रखिएगा। ये क्या है, अनुस्वार का उदाहरण है। यहाँ पे देखिए निर्नुनासिक क्या है, जेकर उच्चारण सिर्फ मुंह से होता है। निर्नुनासिक क्या होता है, जिसका उच्चारण किससे होगा, केवल मुंह से जिसका उच्चारण होगा निर्नुनासिक होता है। जैसे यहाँ पे पिए के, सूते के, ये सब किससे उच्चारण होगा, केवल मुंह से। यहाँ देखिए विसर्ग, नागपुरी में विसर्ग का प्रयोग नहीं होता है। नागपुर में विसर्ग का प्रयोग होता है तो बिल्कुल नहीं होता है, याद रखिएगा। अब अल्प प्राण और महाप्राण की ओर बढ़ते हम लोग हैं। अल्प प्राण महाप्राण से सवाल आने की संभावना होती है। अल्प प्राण और महाप्राण को एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले अल्प प्राण, अल्प प्राण माने कम समय, अल्प माने कम है, देखिएगा उच्चारण में पता चल जाएगा। अल्प प्राण क्या है, उच्चारण में कम समय लगता है, जिसको उच्चारण में क्या लगेगा, कम समय लगेगा, कम ताकत और मुंह से कम हवा निकलेगा, मुंह से कम हवा निकलेगा, वो अल्प प्राण है। वर्णमाला कर सब पहिल और तीसर अक्षर जो भी होता है वो होता है आपका अल्प प्राण। इससे पहला अक्षर क में क्या है, पहला अक्षर क होता है और दूसरा ख, ग, दूसरा क्या ख, लेकिन दूसरा नहीं बोला है, क और ग पहला और तीसरा है, तो क्या है अल्प प्राण। फिर च और ज पहला और तीसरा है, ट ढ ट ड, सॉरी, प और ब, त और द, पहला और तीसरा अक्षर है कि नहीं। तो जो भी पहला और तीसरा वर्णमाला के अक्षर होता है, याद रखिएगा,
पहला और तीसरा अक्षर जो भी होता है वर्णमाला का वो सभी अल्प प्राण होता है। जैसे इसकी संख्या कुल कितना हो गया, जोड़िए 10 हो जाएगा। ऐसा ही है, कोई टफ नहीं है और इसमें कम समय लगता है, क उच्चारण में कम समय लग रहा है। यही ख पढ़िए, क ख में ज्यादा समय लगता है थोड़ा सा, वही यहाँ पे परिभाषा है। देखिएगा अब महाप्राण क्या है, उच्चारण में ज्यादा समय लगता है, ज्यादा ताकत लगेगा और मुंह से बगरा हवा निकलेला, और हम क्या कहते हैं उसको, हम लोग बोल देते हैं महाप्राण। जैसे क कम समय लग रहा है, ख ज्यादा ताकत, ज्यादा मुंह से हवा निकलता है। तो देखिए यहाँ पे वर्णमाला कर सब दूसरा का और चौथा वर्ण, वर्णमाला के सब जो भी है दूसरा का और चौथा जो भी होता है, वर्णमाला का दूसरा और चौथा अक्षर वो सभी महाप्राण। जैसे ख और घ, छ झ, ठ और ढ, थ ध, फ और भ, ये संख्या कितनी हो जाएगी, ये दूसरा का है और चौथा। याद रखिएगा पहला और तीसरा अक्षर, पहला और तीसरा क्या होता है, पहला और तीसरा अक्षर अल्प प्राण और दूसरा और चौथा अक्षर क्या कहलाता है, महाप्राण। तो कुल कितनी संख्या हो गई, इसकी संख्या कुल 10 हो गई, याद रखिएगा। तो महाप्राण की संख्या कितना 10, अल्प प्राण की संख्या 10, दोनों बराबर है। अब आगे देखते हैं अपनिहित, बहुत इंपॉर्टेंट है, अपनिहित से बहुत सवाल आ जाएगा। इसमें एक सवाल आने की आएगा तो अपनिहित से सवाल आएगा ही। देखिएगा क्या है अपनिहित, समझिएगा। जोन शब्द कर अंत हस स्वर ई होवे और आगे व्यंजन होएला, वो व्यंजन से पहले ई लिखल जाला। क्या है बोल रहा है, अंत किससे हो रहा है, हस स्वर ई से, और ओकर पहले क्या है, व्यंजन होना चाहिए। अंत किससे हो रहा है, ई से। तो जाति में देखिए जाति हस स्वर ई आ रहा है कि नहीं, और उससे पहले ज क्या है, व्यंजन है। तो जाति को कैसे लिखे, जाइत लिखेंगे। जाइत को क्या लिखेंगे, जाइत, पाइत, पाती, 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 ई आ रहा है कि नहीं, इसलिए इसको लिखेंगे पाइत, ऐसे बदल देते हैं ना, याद रखिएगा। अब यहाँ पे है बालाघात, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। जात तो जाइत, जाति है तो जाइत लिखें क्योंकि लास्ट में ई आ रहा है, ठीक है। बालाघात क्या है, नागपुरी में बालाघात अपनिहित जैसा प्रयोग होता है। जैसे नागपुरी में बालाघात का प्रयोग जो होता है अपनिहित ही जैसा होता है, लेकिन इसमें अंतर क्या है, बालाघात कर माने होला अधिक बल दे के शब्द कर उच्चारण के, अधिक बल दे के जो उच्चारण करते हैं वही बालाघात होता है। अधिक बल दे के उच्चारण करेंगे तो क्या कहलाएगा, बालाघात। चाल, चाइल बोलते हैं, इसमें क्या है, थोड़ा सा ज्यादा बल दे के बोल रहे, चाल के चाइल, पढ़ के पढ़, ज्यादा ताकत लोग बोलेंगे। सुत के सुइत, ये आपका है बालाघात। आगे देखते हैं संयुक्त स्वर, क्या बोल रहा है, संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर नागपुरी में प्रयोग नहीं होता है, नागपुरी में संयुक्त स्वर का प्रयोग होता है तो बिल्कुल नहीं होता है। अब हम लोग देखते हैं वर्ण का उच्चारण स्थान, कौन वर्ण का उच्चारण कहाँ होता है, एक काम हिंदी में भी आपको करेगा। वर्ण कर उच्चारण स्थान की बात करें तो यहाँ पे देखिएगा कंठ, पहला है कंठ वर्ण, जिसका उच्चारण कंठ से होता है। इससे क ख ग घ और ह का भी, और अ और आ, ये सभी का उच्चारण किससे होता है, कंठ से। तो इसकी संख्या, कंठ से उच्चारण होने की संख्या कुल 7 है। अब देखते हैं तालव्य, जिसका उच्चारण तालु से होता है। तो च छ ज झ और साथ में य ई और बड़ी, तो कुल संख्या यहाँ पर भी कितना हो गया, 3 4 7। तालव्य तालु से उच्चारण होने वाले की भी संख्या 7। अब मूर्धन्य वर्ण, जिसका उच्चारण किससे होगा, जिसका उच्चारण किससे होगा, मूर्धा से होगा। जिसका उच्चारण किससे होगा, मूर्धा से। इससे ट हो गया, ठ हो गया, ड और ढ, तो मूर्धा से उच्चारण होने वाला संख्या क्या है, तो 4 गो। अब ओष्ठ वर्ण, जिसका उच्चारण ओठ सटने से होता है, ओठ सट जाएगा तो से प, प देखिए ओठ सट रहा है कि नहीं, प फ, ओठ बिना सटे नहीं होगा। प फ ब भ म, उ और बड़ा उ, यानी कुल कितना हो गया इसमें भी, ओष्ठ से यहाँ पे 3 2 5 7, ओष्ठ से भी उच्चारण होने वाले की संख्या ओष्ठ से क्यों हो रहा है, 7 गो। अब देखते हैं दंत वर्ण, जिसका उच्चारण दांत से होता है। जैसे त थ द ध दंत न, तो इसको ऐसे ही याद हो सकता है, त थ द दंत न, यानी ये सब किससे होता है, दांत से। और उसमें देखते हैं आप हैं
ट ठ ड मूर्धनी न, तो मूर्धा से ट ठ ड होता है, याद करने का ये सब समझिएगा, ठीक है ना। मूर्धनी न वाला है तो ट ठ मूर्धा से होगा, और उसमें भी है, लेकिन याद रखिएगा दंत वर्ण त वर्ग वाला और ल और स भी इसमें हो जाता है। तो देख लीजिए के गो हो गया, 2 4 6 7, तो दंत वर्ण भी के गो है 7 गो। अब देखते हैं कंठ तालव्य, वैसे भी हैं जिनका उच्चारण 2 गो चीज मिलने से होता है। कंठ और तालव्य माने जिसका उच्चारण कंठ और तालु दोनों से होता है, तो कौन सा है वो, ए है। ऐसा है अगला जिसका दांत और ओठ दोनों से उच्चारण होता है, तो वह है। दांत और ओठ दोनों से उच्चारण किसका होता है, वह से होता है, याद रखिएगा। अगला है कंठोष्ठ, जिसका उच्चारण कंठ और ओठ दोनों से होता है। कंठ और ओठ दोनों से उच्चारण किसका होता है, ओ का। अगला है नासिक वर्ण, जिसका उच्चारण नाक से होता है। किससे होता है, नाक से। न और म, जिसका उच्चारण किससे होगा, नासिक, नाक से। नासिक से कौन है, न म अ का प्रयोग नागपुरी में नहीं होता है। आगे देखते हैं साथियों, सवाल भी कुछ है उसको देख लीजिएगा। और आपका ए वर्ण है, अग्र स्वर किसको बोलते हैं, तो ई उ है ना, याद रखिएगा। अग्र स्वर आपका है ना, ध्यान रखिएगा अग्र स्वर। अब अगला मध्य स्वर पूछेगा तो अ, और पीछे वाला स्वर कौन, आ उ ओ है ना, याद रखिएगा इसको, ठीक है। अग्र स्वर आपका ई है जो हम बताए आपको। यहाँ पे अगला जो सवाल है देख लेते हैं। सवाल 4 गो है, उसको देख लीजिए आप। सवाल कैसे आएंगे, नागपुरी में पूछेगा सवाल, आप समझ पाइए कि नहीं, देखिए बहुत आसान है। नागपुरी में कै ठो अंत्यस्थ व्यंजन है, माने इसका कहने का मतलब है नागपुरी में के गो, कितना संख्या अंत्यस्थ व्यंजन का। तो अंत्यस्थ व्यंजन नागपुरी में 4 गो बताना है। ये कौन कौन है, य है, र है और ल है और व है। तो 4 गो अंत्यस्थ व्यंजन है, तो ऑप्शन में किसमें, ए बी में दिया है 4, ये करेक्ट मार देंगे। अब देखते हैं नागपुरी में कै गो स्वर वर्ण है। तो नागपुरी में स्वर वर्ण बताना है कि नागपुरी स्थानीय व्याकरण के अनुसार 8 गो है। 8 इस ऑप्शन में कौन है, तो इसमें है। नागपुरी में कै गो स्वर वर्ण है, मैंने कह रहा है कि नागपुरी में कितने स्वर वर्ण है, तो 8 मार देंगे, करेक्ट हो गया। अगला है तीसरा सवाल, हर्ष स्वर समूह के पहचान करो। जो हर्ष स्वर जो है उसका पहचान कीजिए, कौन कौन है। हर्ष स्वर कौन कौन है, तो अ है, ई है और उ है। संख्या कितना है, 3 गो। तो कौन ऑप्शन में आपका है, तो पहला ऑप्शन में ही दिख रहा है हर्ष स्वर के समूह, माने हर्ष स्वर में कौन कौन है, यही ना, यही है, हो गया सही। अगला है आपका चौथा नंबर सवाल, हेठे देवल में कौन अंत्यस्थ व्यंजन नहीं लागे। एकरा में देवल जो है उसमें से अंत्यस्थ व्यंजन नहीं है। तो अंत्यस्थ व्यंजन कौन है, 4 गो है। कौन कौन है, तो य है, र है, ल है और वह है, 4 गो है। तो इसमें से तो ये है, ए है, ए है, ए है, ए है, ठीक है। लेकिन प जो है अंत्यस्थ व्यंजन नहीं है, तो नहीं है, तो ये आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा, ये सब है, तो आंसर कौन हो जाएगा, प। तो ये था आपका नागपुरी वर्ण। इसको आप बढ़िया से देख लेते हैं तो आपका नागपुरी वर्ण से जो भी सवाल आएंगे वो बन जाएंगे। और इसी प्रकार से संज्ञा सर्वनाम पूरा व्याकरण बता देंगे, लोकगीत लोक साहित्य भी आपको पढ़ाई हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, आप चाहते हैं कि नागपुरी आपको अच्छा हो जाए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। आज की क्लास से 2 सवाल आएंगे। यदि आप चाहते हैं इसका नोट्स का पीडीएफ लेना तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, आपको इसका नोट्स मिल जाएगा और इसका टेस्ट भी मिल जाएगा। मेरा पढ़ाने का तरीका है कि इसका फ्री बता दिए, अब इससे 50 से 60 क्वेश्चन हम इसका एमसीक्यू टेस्ट लेंगे। आपको मजबूत क्या नहीं होगा, थ्योरी पढ़िए और टेस्ट लगाइए, आपका एग्जाम निकलेगा ही और बहुत बढ़िया तैयारी हो जाएगा। प्यारे साथियों, यही रणनीति अपनाइए, थ्योरी पढ़िए, टेस्ट लगाइए, लगातार करिए, एग्जाम तक आपका बहुत बढ़िया पकड़ हो जाएगा। आप नागपुरी आपका कमजोरी नहीं, मजबूत कड़ी निकलने के लेकर आएगा और 30 में 30 आएगा। प्यारे साथियों, इस वीडियो को अंतिम तक देखने के लिए आप तमाम साथियों को तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जोहार। अच्छा वीडियो लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना न भूलें। साथियों, जय हिंद, जोहार।